हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम वैसे प्रश्न पर आप लोगों के लिए बात करेंगे जो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पर सोशल साइंस के टोटल टॉप 5 प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें आप लोग को, अगर अच्छा लगे। अगर आप लोग को और भी सब्जेक्ट चाहिए इस तरह का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है बिल्कुल इग्नोर करने वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान क्यों नहीं है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान क्यों नहीं। यहाँ देखिए अपने लैंग्वेज में आप लोग की बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यहाँ पर समझाएंगे, तो याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को देखते ही आप लोग को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार की जनसंख्या जो है सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या उच्चवास का प्रभाव पड़ता है। बिहार की जनसंख्या पर जो है धरातलीय उच्चवास का प्रभाव पड़ता है, यानी कि कहीं कहीं क्या है कि बिहार की कुछ भूमि क्या है उपजाऊ है। तो वैसे भूमि वैसे स्थान जहाँ क्या होंगे उपजाऊ रहेंगे। ठीक है, उस स्थान में क्या होगा, रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिस कारण से बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक तरह से यानी एक समान ही नहीं है। ठीक है, इसी पर बात करेंगे आगे कि बिहार के मैदानी, ठीक है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई यानी कृषि की सिंचाई उपजाऊ मृदा का अधिक है, प्रभाव अधिक है, वहाँ जनसंख्या क्या है, अधिक है। यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई का व्यवस्था है ना, अच्छी खासी फसल की उपजाऊ हो जाती है, तो वैसे क्षेत्र में जो है लोगों की जनसंख्या है ना, रहने का तरीका सब मतलब सब कुछ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ इन सभी चीज़ों का अभाव होता है, यानी कृषि अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, अच्छी फसल नहीं है, अच्छी मिट्टी नहीं है, अच्छी फसल की उपज नहीं होती है, तो वैसे क्षेत्र में जो है लोगों का निवास काफ़ी कम होता है। जैसे कुछ ऐसे स्थान पर बात करेंगे, जैसे हो गया पटना, गया तथा दरभंगा। ये ऐसे स्थान है जहाँ सभी कुछ अवेलेबल है ना, जो एक अच्छे व्यक्ति को जीने के लिए जो जो चीज़ चाहिए यहाँ सारे संसाधन अवेलेबल है, जिस कारण से ये शहर वाले क्षेत्रों में जो है लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक होती है, जबकि गांव में शिक्षा का अभाव होता है और भी बहुत सारा चीज़ का अभाव होता है, जिस कारण से गांव की जनसंख्या जो है शहर के मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान क्यों नहीं है, तो ये सारे रीजन हैं। और जैसे हो गया चंपारण जिला, बांका जिला है ना, तथा कैमूर जिला, ये सारे जिलों जो है काफ़ी धरातलीय उच्चवास के कारण यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो गए इसका बिहार की जनसंख्या एक समान नहीं होने का। ठीक है, तो ये हम अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझाएं, अगर आप इसे अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में क्या अंतर है, अंतर को लिखें। काफ़ी शानदार प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में अंतर क्या है, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं और जो लोग नगर में रहते हैं, मतलब कस्बा हो गया, शहर हो गया, ये सारे जगहों पर रहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है ना, रहन सहन का तरीक़ों में अंतर क्या है। तो हम बात करें कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है कि ग्रामीण जीवन जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। आप लोग को पता है कि गांव की अधिकांश लगभग 70 से 80% आबादी जो है कृषि पर निवास करती है। ठीक है, कृषि पर ही डिपेंड है, जिस कारण से गांव की जनसंख्या जो है ज़्यादा क्या करती है, कृषि पर निवास करने के कारण गांव में निवास करते हैं। जबकि शहर में क्या होता है, व्यापार उद्योग धंधे है ना, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, आधारित संरचना है। ठीक है, यानी कि शहर में जीवन जीने के लिए है ना, एक अच्छी जीवन जीने के लिए क्या करना होता है, व्यापार करना होता है, कुछ लोग उद्योग धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं कि व्यापार एवं उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जबकि गांव की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। गांव में लोग क्या करते हैं, संयुक्त परिवार का प्रचलन है। आप लोग को पता है कि गांव में क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होता है, जिसमें क्या होते हैं दादा दादी के साथ है ना मम्मी पापा है ना, इस तरह से क्या होते हैं, तो टोटल जॉइंट फैमिली का प्रावधान है, जहाँ सभी परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं। जबकि गांव में क्या होता है कि व्यक्तिगत जीवन का प्रचलन है, व्यक्तिगत परिवार होते हैं ना, अकेले खुद का परिवार होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से दोनों में क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया। पहला अंतर क्या हो गया कि
गांव की आबादी कृषि पर निर्भर करती है, शहर की आबादी जो है वो क्या करती है, व्यापार और उद्योग धंधे पर निर्भर करती है। ठीक है। और गांव का दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि गांव में क्या होता है, जॉइंट फैमिली होता है, संयुक्त परिवार होता है, लेकिन शहर में जो व्यक्ति रहते हैं उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत परिवार होता है, यानी स्वयं पर निर्भर करते हैं। काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए तीसरे प्रश्न हमारा कि आधारित संरचना क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करवा सकते हैं, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा अगर आप लोगों ने अंत तक हमारा वीडियो देख लिया तो। चलिए, तो आधारित संरचना क्या है कि आधारित संरचना का तात्पर्य उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आधारित संरचना का जो तात्पर्य है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे बिजली, बैंकिंग, परिवहन, उद्योग धंधे इत्यादि आधारित संरचना को क्या करते हैं, है ना, सम्मिलित रूप से 3 भागों में बांटते हैं। इस तरह से आधारित संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, है ना, एक होता है तृतीयक क्षेत्र, है ना। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है जिसमें डॉक्टर, वकील ये सारे लोग आते हैं ना, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। इस तरह से आधारित संरचना का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि उन आधारित संरचना का अपने लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं आधारित संरचना का तात्पर्य उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। ठीक है। जैसे बिजली हो गया, बैंकिंग हो गया, उद्योग धंधे, ये सारे क्या होते हैं, आधारित संरचना के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है कि राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में साझेदार होते हैं। तो राजनीतिक दल जो है किस तरह से सत्ता में साझेदार होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि राजनीतिक दल जो है सत्ता की साझेदारी में सरकार एवं जनता एवं सरकार के बीच क्या करते हैं, एक माध्यम होते हैं। ठीक है। यानी राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने वाला और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम होते हैं, जिसके तहत रखकर इनको कार्य करना पड़ता है और देश का विकास करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल जो है लोगों के पैसे संगठित समूह को चुनाव लड़ने तथा लोगों के वैसे संगठित समूह को चुनाव लड़ने तथा सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जो लोकतंत्र की सत्ता बारी बारी से क्या करती है, अलग अलग संगठित समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रहती है। देखिए आप लोग को अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल जो है किस तरह से सत्ता में साझेदार होते हैं। तो राजनीतिक दल जो सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं, वो राजनीतिक दल जो है कि सरकार की बातों को जनता तक और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक कड़ी होते हैं, एक माध्यम होते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल लोगों के वैसे संगठित समूह पर काम करते हैं जो चुनाव लड़ने तथा सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, शामिल होते हैं। तो लोकतंत्र की सत्ता जो है बारी बारी से अलग अलग संगठित समूह वाले हाथों में जाती रहती है, आती जाती रहती है ना, अलग अलग समुदाय के लोगों में, है ना। कभी कोई अलग पार्टी का चुनाव जीत जाता है तो उसके हाथ में सत्ता चली जाती है। फिर क्या होता है अगला, मतलब नेक्स्ट जब चुनाव होता है अगला ईयर में, तो क्या होता है फिर दूसरे पक्ष वाले हाथों में क्या होता है, चुनाव की सत्ता चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, राजनीतिक दल का जो कुर्सी होते हैं, मतलब सीट होता है, उसका बंटवारा होते रहता है। ठीक है। जनता भी अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का क्या करती है, सत्ता में साझेदारी बनाती है। यानी कि वैसे जनता वैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो उनका भलाई सोचे, है ना, उनका विकास का काम करे। ठीक है। जिस कारण से ये राजनीतिक दल जो है सत्ता में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ठीक है। काफ़ी सटीक आंसर से आप लोग को इसमें समझा दिया गया है। 5वां नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए करवाए जा रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, प्रीवियस ईयर करवाइए। ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर वाइज को छोड़कर प्रीवियस ईयर करवाना शुरू कर दिया है। ठीक है। चलिए, तो 5वां नंबर हमारा प्रश्न है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है। तो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा यह है कि संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण साधन है। संसाधन अगर, है ना, एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो देश को विकास करना होगा, है ना, और विकास करने के लिए संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है ना।
हाँ, वर्तमान समय में क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से, यहाँ पर देखिएगा कि वर्तमान समय में संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से मनुष्य के मन में क्या हो गया, लालच आ गया है, जिसके कारण जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था जैसी नीति को अपना लिया है। मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है ना, जैसे अगर कोयला निकाल रहे हैं तो अंधाधुंध है ना, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। तो इसे हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहेंगे, यानी कि जिस पर रोक लगाना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है, जिसके कारण संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक संपन्न संसाधन और दूसरा है विपन्न संसाधन, है ना। संसाधन का विवेकहीन दोहन से ही विश्व में जो है घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, वायुमंडलीय तापन, भूमि विस्थापन, है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो रही है, किसके कारण, तो संसाधन के अत्यधिक दोहन से, है ना। अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो काफ़ी इसका भयावह प्रभाव देखने को मिल सकता है। और आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर हम बरसात का मौसम भी आ जाता है तो क्या होता है, ठंड का मौसम रहता है, बारिश का मौसम आ जाता है, गर्मी के मौसम में बारिश होती है। तो ये मौसम के असंतुलित होने का क्या रीज़न है, ये पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, है ना, संसाधनों का अविवेकपूर्ण रूप से इसका दोहन किया जा रहा है, जिस कारण से ये मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर एक अच्छा हमारे देश को अगर अच्छे तरीके से सुसंगठित तरीके से अगर चलाना होगा, विकास करना होगा, तो इन सारी चीज़ों पर क्या करना होगा, रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप लोगों के लिए टॉप 5 प्रश्न आप लोग के लेकर आए थे, जो 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे चैनल का नाम, जिसका नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। चलिए, अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आप लोग के लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगे, इस तरह का वीडियो चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।